जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th DPI द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में एक क्वेश्चन था, उसमें करेक्शन है। भारत में विनिमय का माध्यम किसे माना गया है? तो इसमें आपको लिखना है मुद्रा को माना गया है। मुद्रा क्या है? रुपए। तो मुद्रा के साथ आपको ब्रैकेट में रुपए लिखना है और विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के बाद फिर ब्रैकेट में रुपए लिखना है। रुपए में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। मूल्य के मापक के रूप में रुपए में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है। तो जहाँ जहाँ आपने मुद्रा लिखा है वहाँ आप ब्रैकेट में रुपए और लिख लीजिए। अतिरेक मांग और न्यून मांग में अंतर। अतिरेक मांग यानी क्या अधिक है? मांग अधिक है। किससे अधिक है? पूर्ति से। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो उसे अतिरेक मांग कहते हैं। यहाँ पर आप मांग और लिख लेना। और न्यून मांग कब होती है? जब मांग जो है वो कम है। किससे कम है? पूर्ति से कम है। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है तो उसे न्यून मांग कहते हैं। निशान का ध्यान रखना आप कि जो चीज़ अधिक होती है, यहाँ से यहाँ मांग अधिक है तो इसका खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? मांग की तरफ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उपभोग और सीमांत बचत की प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग और सीमांत बचत की प्रवृत्ति में अंतर। जैसे आपके आय है, आपकी आय बढ़ रही है तो आपका उपभोग बढ़ेगा। डेल्टा मतलब वृद्धि। उपभोग भी आपका बढ़ेगा तो ये कौन बताएगा कि आय कितनी बढ़ेगी तो उपभोग कितना बढ़ेगा? ये सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति बताती है। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या बताती है? वाई यानी आय, डेल्टा यानी वृद्धि, सी यानी आय और डेल्टा यानी वृद्धि। यानी आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोग में वृद्धि की मात्रा को सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति बताती है। बचत की प्रवृत्ति क्या बताती है? डेल्टा यानी वृद्धि, वाई यानी आय, एस यानी बचत और डेल्टा यानी वृद्धि। यानी आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बचत में वृद्धि को कौन बताती है? सीमांत बचत की प्रवृत्ति। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत एवं कीन्स के सिद्धांत में अंतर। परंपरावादी सिद्धांत जो है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानता है कि ये संभव है, जबकि कीन्स मानते हैं कि अपूर्ण रोजगार की स्थिति भी संभव है। मान्यता। परंपरावादी मानते हैं कि दीर्घकाल में यह नियम लागू होगा, जबकि कीन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकाल की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण और अपूर्ण रोजगार संतुलन। पूर्ण रोजगार संतुलन मानता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं सबको रोजगार प्राप्त हो जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। कुछ न कुछ अनैच्छिक बेरोजगारी बनी रहती है। तो पूर्ण रोजगार में सभी लोगों को रोजगार की मान्यता एक आदर्श स्थिति है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। अपूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, वास्तव में अनैच्छिक बेरोजगारी के कारण अपूर्ण रोजगार संतुलन ही स्थापित हो पाता है। पूर्ण रोजगार संतुलन की व्याख्या परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने की, जबकि अपूर्ण रोजगार संतुलन की व्याख्या प्रोफेसर कीन्स ने की है। समग्र मांग क्या है? एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी कुल मात्रा को हम समग्र मांग कहते हैं। जैसे एक अर्थव्यवस्था है, इसमें एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उनकी कुल मांग को हम क्या कहेंगे? समग्र मांग। इसके बाद इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, समग्र मांग का तात्पर्य उस राशि से है जो उत्पादक एक निश्चित रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त करने की आशा करते हैं। मतलब आप अपना पूरा माल बेच दें तो आपको कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है? जितनी मांग होगी। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। उपभोग फलन क्या है? उपभोग फलन कुल आय और कुल उपभोग के मध्य संबंध को बताता है। उपभोग फलन क्या बताता है कि आय के विभिन्न स्तरों पर आप कितनी मात्रा में मांग करेंगे। उपभोग फलन जो है वो C=FY, ये फॉर्मूला है उपभोग फलन का। यानी उपभोग फलन है किसका? Y यानी आय का फलन है।
मितव्ययिता विरोधाभास को समझाइए। मितव्ययिता विरोधाभास का मतलब है कि एक अर्थव्यवस्था है, इसमें जितने भी लोग हैं वे सभी लोग क्या करने लगें, अपने पैसे को बचा के रखें। अगर सब लोग अपने पैसे को बचाएंगे यानी बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था में ना तो उपभोग होगा, ना विनिमय होगा, ना वितरण होगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा, सब अपने पैसे को बचा के रखेंगे, व्यय नहीं करेंगे। तो बताइए कि बचत बढ़ेगी या घटेगी। बचत तब बढ़ती है जब लोग उपभोग करते हैं। उपभोग करते हैं तो पैसा दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास जाता है और बचत बढ़ती है। लेकिन यदि सभी लोग बचत करने लगे तो बचत क्या हो जाएगी, बचत की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। कुल बचत बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मितव्ययिता विरोधाभास क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय से बचत का अनुपात बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बचत की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। बचत को प्रभावित करने वाले तत्व। ब्याज दर। यदि बैंक आपको ब्याज अधिक दे पैसा जमा करने पर तो आप बचत अधिक करेंगे जिससे अधिक ब्याज का लाभ उठा सकें, और यदि ब्याज कम मिले तो आप बचत कम करेंगे। तब आप सोचेंगे उपभोग ही कर लिया जाए। उपभोग की प्रवृत्ति। यदि लोग अधिक उपभोग करेंगे तो बचत कम करेंगे, उपभोग कम करेंगे तो बचत अधिक करेंगे। आपकी आय यदि अधिक होगी तो आप बचत अधिक करेंगे, आय कम होगी तो बचत कम करेंगे। बजट रेखा की अवधारणा को समझाइए। बजट लाइन यानी बजट रेखा। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। ये आप चित्र ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु, यहाँ लिख दीजिए एक्स वस्तु और वाई वस्तु। ये क्या है, बजट लाइन। यहाँ पर आप ए लिख दीजिए और यहाँ पर बी, यानी आपके पास इतना ही बजट है कि आप ओ ए मात्रा खरीद सकते हैं वाई वस्तु की, ओ बी मात्रा खरीद सकते हैं एक्स वस्तु की। तो ये आपके लिए सरल चित्र रहेगा। उपभोक्ता बजट की अवधारणा को समझाइए। उपभोक्ता के बजट को हम एक रेखा चित्र द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता है और वह दो वस्तु एक्स और वाई का उपभोग करना चाहता है। उसकी ये बजट लाइन है, मतलब मान लीजिए ये बजट लाइन बता रही कि उसके पास 1000 रुपये हैं। तो अब इन दोनों वस्तुओं की जो कीमत होगी उस कीमत, वह इन दोनों वस्तुओं की इतनी दोनों वस्तुएं खरीद सकता है, या वाई अधिक खरीदे ए कम खरीदे, ए अधिक खरीदे वाई कम खरीदे, वह कुछ भी करे परंतु ये 1000 के अंदर ही वस्तुएं खरीद सकता है, इससे ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीद सकता। तो उपभोक्ता का बजट क्या होता है कि वस्तुओं की जो कीमत दी है और उपभोक्ता की जो आय दी हुई है उन दोनों के बराबर ही उसका बजट होता है, यानी उसके बजट से वह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को खरीद सकता है जो उसके बजट के अंदर हों या उसके बजट के बराबर हों। उसके बजट जो 1000 रुपये का है उससे अधिक की वस्तुएं वह नहीं खरीद सकता। उपभोक्ता मांग के नियम की विशेषताएं बताइए। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है। तो विपरीत संबंध का मतलब कीमत है और ये क्या है, मांग। इन दोनों के मध्य विपरीत संबंध है। क्या विपरीत संबंध है कि कीमत बढ़ जाए तो आप कम टमाटर खरीदोगे। तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। मूल्य स्वतंत्र चर है, मतलब कीमत के अनुसार मांग परिवर्तित होती है, इसलिए कीमत स्वतंत्र चर है और मांग क्या है, कीमत पर आश्रित चर है। अन्य बातें समान रहना, यानी मांग का नियम तभी लागू होता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध तभी होता है जबकि व्यक्ति की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन ना हो। अगला क्वेश्चन है कि तटस्थ वक्र की विशेषताएं बताइए। अनादिमान वक्र की विशेषताएं बताइए।
अनादिमान वक्र ऐसा होता है, यानी ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप समोसा और कचौड़ी खा सकते हैं। आपके पास 50 रुपये हैं, 10 का समोसा और 10 की कचौड़ी आती है, तो आप 5 वस्तुएं ही ले सकते हैं, चाहे वो 5 समोसा हो या कचौड़ी हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। यानी अनादिमान वक्र, यदि आप एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी, इसलिए ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला होता है। ऊंचा अनादिमान वक्र अधिक संतुष्टि को प्रकट करता है। ये देखिए, ऊंचा अनादिमान वक्र यानी पहले आपके पास 50 रुपये थे, अब आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये से आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो ऊंचा अनादिमान वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। यदि आप 100 रुपये की वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो आपको अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को ना तो छूते हैं ना काटते हैं। मतलब अनादिमान वक्र ऐसे नहीं हो सकते। कैसे? कि ये एक दूसरे को काटें या एक दूसरे को छुएं, ऐसा नहीं हो सकता। अनादिमान वक्र स्वतंत्र होते हैं। गिफिन का विरोधाभास क्या है? गिफिन का विरोधाभास जो है वो घटिया किस्म की वस्तुओं पर लागू होता है और इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? घटिया किस्म की वस्तु। जैसे मान लीजिए गेहूं है और चावल है, गेहूं है और ज्वार और बाजरा है, तो अब गेहूं क्या होगी? ये श्रेष्ठ वस्तु होगी और ज्वार और बाजरा तुलनात्मक रूप से घटिया वस्तु होगी। क्योंकि जो एक निर्धन व्यक्ति है वो गेहूं नहीं खरीद सकता, तो वो थोड़े से तो गेहूं खरीदेगा, या गेहूं नहीं खरीद सकता तो वो क्या कर रहा है? ज्वार या बाजरा खरीद रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए ज्वार और बाजरा की जो कीमत है वो कम हो जाए, तो अब ये जो व्यक्ति है वो क्या करेगा कि ये इनकी मात्रा को तो कम कर देगा और जो पैसे बचेंगे उनसे वह गेहूँ खरीद लेगा। यानी घटिया वस्तु या गिफिन वस्तुओं की कीमत जब कम होती है तो इनकी मांग और कम हो जाती है, इसलिए इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। यही आपको लिखना है। उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। उपयोगिता ह्रास नियम क्या है कि यदि आप रोटी खाते हैं तो हर अगली रोटी से प्राप्त होने वाली उपयोगिता आपकी घटती जाएगी। तो ये है उपयोगिता ह्रास नियम। अपवाद का मतलब है कि हर अगली इकाई से उपयोगिता घटे ना। जैसे दुर्लभ वस्तुएं, आप इकट्ठे कोई दुर्लभ टिकट या कोई चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं तो हर अगली इकाई से उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। कंजूस व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए उपयोगिता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती रहती है। जो शराबी व्यक्ति होता है उसको विवेक नहीं होता, वो जितनी भी शराब पीता है उसके हर अगले प्याले की उपयोगिता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। पूर्ति का अर्थ। पूर्ति से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है, जैसे एक बोरी में कोई माल है जिसे एक पूर्ति से आशय किसी, जैसे एक वस्तु है, किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बाज़ार में बेचने के लिए तैयार होता है। मान लीजिए कि एक वस्तु, पूर्ति में आपको कितनी चीज़ें लिखना है? एक वस्तु की मात्रा, विक्रेता, निश्चित समय और निश्चित कीमत। पूर्ति से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार है। पूर्ति के प्रकार व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति में क्या होगा कि व्यक्तिगत पूर्ति में एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली मात्रा को दिखाया गया होगा। तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका क्या बताती है? एक विक्रेता की विभिन्न कीमतों पर पूर्ति की जाने वाली मात्राओं को बताती है। बाजार पूर्ति क्या होती है? बाजार पूर्ति में ऐसे कई विक्रेता होते हैं जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु को बेचने के लिए तैयार होते हैं। इन सभी की यदि हम पूर्तियों को जोड़ दें तो हमें बाजार पूर्ति तालिका प्राप्त हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या असीमित होती है, इसलिए कोई भी एक क्रेता या एक विक्रेता बाजार में किस मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है।
एक समान वस्तुएं रंग रूप आकार डिज़ाइन में बिल्कुल एक जैसी होती है। कोई विक्रेता उनमें भेद नहीं कर पाता। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों को प्रवेश करने और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। यानी यदि बहुत सारी फर्में हैं और उन्हें लाभ हो रहा है तो उनके लाभ को देखकर नई फर्में बाज़ार में प्रवेश कर सकती हैं, और यदि किसी फर्म को हानि हो रही है तो वो बाज़ार को छोड़कर जा सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंक के कार्य, पहला है जमा स्वीकार करना। यानी आप यदि पैसे लेके व्यापारिक बैंक SBI आदि में जाते हैं तो वह आपके पैसे जमा कर लेती है। अब जमा करने के लिए कई खाते खोले जाते हैं, जैसे बचत खाता, सावधि जमा खाता। बचत खाते में आप छोटी छोटी जमा रखते हैं। सावधि जमा खाते में एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा रखते हैं। चालू खाते में व्यापारी अपना पैसा जमा रखते हैं। 2-3 खातों के नाम लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये 4 नंबर का या 3 नंबर में 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ऋण प्रदान करना, यदि आप बैंक के पास ऋण लेने जाते हैं तो निम्न खातों के माध्यम से आपको ऋण प्रदान किया जाता है, जैसे ऋण और अग्रिम, नकद, साख, अधिविकर्ष, विनिमय बिलों की कटौती। इन खातों के माध्यम से ऋण प्रदान किए जाते हैं। तीसरा कार्य है, इसमें बहुत सारे कार्य हैं, आपको 2-3 कार्य ही लिखना है। अभिकर्ता संबंधी कार्य, जैसे आपका मॉनिटर आपकी ओर से काम करता है, ऐसे ही बैंक आपकी ओर से आपके ग्राहकों को चेक और बिल का संग्रह करता है, चेक और बिल का भुगतान करता है, ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करता है, ग्राहकों को भुगतान करता है। बस आप इतने ही कार्य करिए। एक ये भी लिख सकते हैं, लॉकर संबंधी कार्य जो होते हैं वो भी अभिकर्ता संबंधी कार्य ही होते हैं। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु में अंतर। स्थानापन्न वस्तु क्या होती हैं? जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे आपको चाय पीने ना मिले तो आप कॉफ़ी पी लेंगे, और कॉफ़ी पीने ना मिले तो आप चाय पी लेंगे। तो ये एक दूसरे की क्या है? स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जिनका हम साथ साथ प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पेन से लिखना है तो स्याही चाहिए, आपको कार चलाना है तो पेट्रोल चाहिए। तो ये क्या है? पूरक वस्तु जिनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है। पूरक वस्तुओं का उदाहरण है डबल रोटी, ब्रेड, कार, पेट्रोल, पेन, स्याही। जबकि स्थानापन्न वस्तु चाय, कॉफ़ी, चीनी, गुड़, पेप्सी, कोको कोला आदि। मांग की प्रकृति। पूरक वस्तुओं की मांग संयुक्त होती है। आप कार खरीदेंगे तो पेट्रोल भी खरीदेंगे, जबकि स्थानापन्न वस्तुओं की मांग प्रतिस्पर्धी होती है। यदि आप चाय पिएंगे तो कॉफ़ी नहीं पिएंगे। इसके बाद है मांग की कीमत लोची। पूरक वस्तुओं की मांग की कीमत लोच ऋणात्मक होती है, जबकि स्थानापन्न वस्तुओं की धनात्मक होती है। कैसे धनात्मक होती है? कि यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो आप चाय की जगह कॉफ़ी पिएंगे तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो कैसा संबंध है? धनात्मक, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं। जबकि पूरक वस्तुओं में क्या है कि यदि जो है स्याही की कीमत बढ़ जाए तो पेन की मांग घट जाएगी। तो एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तो इनमें कैसा संबंध है? ऋणात्मक। पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक और स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक। बजट के प्रमुख उद्देश्य। पहला है हिसाब देयता। बजट के माध्यम से जो सरकार होती है वह जनता को हिसाब देती है। क्या हिसाब देती है? कि जो सरकारी धन है उसका उचित ढंग से प्रयोग हुआ है अथवा नहीं हुआ। आर्थिक नियंत्रण। बजट के माध्यम से सरकार किस पर नियंत्रण रखती है? सार्वजनिक कोषों पर, कि सरकार जो पैसे ले रही है जनसंख्या से कर के रूप में, उसका किस प्रकार से प्रयोग कर रही है, और उचित नीति निर्माण करती है जिससे कि उसका उचित ढंग से प्रयोग हो। राजकोषीय उपकरण। बजट के माध्यम से सरकार कितना कर लगाना है, कितना सरकारी व्यय होना है, कितना ऋण लेना है, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं पर कितना व्यय करना है, ये सभी बजट के उद्देश्य होते हैं। इनमें इनका उल्लेख होता है।
आर्थिक स्थिरता, बजट के माध्यम से सरकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है, मतलब कीमतों को उच्चावचन से बचाती है। ना तो कीमतें बढ़ती हैं और ना ही घटती हैं। यदि बढ़ती हैं तो कर लगा के घटा दिया जाता है, कर को हटा के घटा दिया जाता है। यदि मान लो कोई वस्तु है और उस पर कीमतें बढ़ रही हैं तो उस पर कर सरकार कम कर देगी तो कीमत कम हो जाएंगी। घाटे के बजट के प्रभाव, पहला है कीमत स्तर में वृद्धि। घाटे के बजट में सरकार क्या करती है, जितनी सरकार की आय होती है उससे ज़्यादा सरकार व्यय कर देती है। आय कम होती है और व्यय अधिक होते हैं तो सरकार को घाटा लग जाता है। अब जब सरकार व्यय ज़्यादा करेगी तो किसके ऊपर व्यय करेगी, जनता के ऊपर। जनता के पास मुद्रा अधिक हो जाती है, मुद्रा अधिक हो जाती है तो जनता अधिक वस्तुएं क्रय करती है, बाजार में अधिक वस्तुएं क्रय करती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या है, घाटे की वजह से जनता की आय में वृद्धि हो, आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि और मांग में वृद्धि से कीमत में वृद्धि होने लगती है। दूसरा है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो आय से ज़्यादा व्यय कर देती है और व्यय को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, मुद्रा छाप देती है। मुद्रा छापने से चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। रोजगार में वृद्धि, जब सरकार आय से ज़्यादा व्यय करती है तो जो सरकार व्यय करती है उन व्ययों के परिणाम स्वरूप उन व्ययों से सरकार स्कूल, हॉस्पिटल आदि खोलती है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। आय का वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव, घाटे के बजट में सरकार आय घाटे के बजट में सरकार की आय कम होती है, व्यय ज़्यादा होते हैं। परिणाम स्वरूप सरकार अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब और गरीब हो जाते हैं और आय का वितरण प्रतिकूल हो जाता है। भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। भुगतान संतुलन में चालू खाता, पूंजी खाता, त्रुटि लोभ और आरक्षियों में परिवर्तन आते हैं। चालू खाते की प्रमुख मदें हैं वस्तुओं का व्यापार और सेवाओं का व्यापार। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात शामिल होता है, जबकि सेवाओं के व्यापार में निवल उपदान आय, इसमें कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। ये उदाहरण ज़्यादा दिए हुए हैं, आप कम भी लिख सकते हैं। निवल गैर उपदान आय, इसमें जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं शामिल होती हैं। अंतरण भुगतान, यानी आप विदेश में रहें, अपने मम्मी पापा को पैसे भेजें, उपहार, प्रेषित धन, अनुदान इसमें शामिल होता है। पूंजी खाते में ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका लंबी अवधि तक ज़्यादा पैसे वाली मदें होती हैं, जैसे निवेश, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, इक्विटी, पूंजी प्रवाह। पोर्टफोलियो निवेश में एफआईआई और विदेशी फंड आते हैं। विदेशी ऋण में विदेशी सरकारों के ऋण और अल्पकालीन ऋण शामिल होते हैं। सरकारी सहायता में सरकारी सहायता, अंतः सरकारी सहायता, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण शामिल होते हैं। भुगतान से इसकी प्रतिकूलता के कारण, पहला है आर्थिक विकास कार्यक्रम। भुगतान से इसकी प्रतिकूलता मतलब हमें दूसरे देशों से पैसा मिलना कम है और हमें दूसरे देशों को पैसा देना ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा भुगतान से इस कैसा है, प्रतिकूल है। अब हमें दूसरे देशों को पैसा ज़्यादा क्यों देना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक विकास कार्यक्रम के कारण हम बड़ी बड़ी मशीनों का आयात करते हैं, जिसके कारण हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। निर्यात मांग में परिवर्तन, अब क्या है, विकसित देश भी वे वस्तुएं बनाने लगे हैं जिनको कि विकासशील देश बनाते थे, तो इसलिए भारत जैसे विकासशील देशों का निर्यात कम हुआ है और भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक हो गई है, हमारा आयात बढ़ गए हैं, निर्यात कम हुए हैं, इसलिए भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। विकसित देशों के आयात पर प्रतिबंध, जैसे जापान ने एक बार हमारे देश के कपड़ों के आयात को इसलिए रोक दिया था क्योंकि वे पर्यावरण मानक के अनुकूल नहीं थे, तो इस प्रकार आयात प्रतिबंधित होने के कारण हमारा निर्यात कम हो जाता है और भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है।
थैंक यू।